वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 98। ठीक है, 20 प्रश्न की प्रैक्टिस इसमें करेंगे। 61 से लेकर इसमें 80 तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज, मेनली यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। पहला प्रश्न यहाँ पर साइंस का है। देखिए, अनुवांशिक रोगों के लिए यानी जेनेटिक डिसीज़ के संदर्भ में जो डाउन सिंड्रोम है उसका कारण क्या है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की कमी या रक्त में आयरन की कमी। बहुत पूछे जाता है एग्जाम्स में। डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम का मतलब है 46 की जगह 47 गुणसूत्र आ जाना, यानी 21वीं जोड़ी की गुणसूत्रता की त्रिगुणसूत्रता। ये है इसका आंसर। देखिए, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के पास 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, यानी 23 जोड़ी। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया तो अब नॉर्मल हो गया ना वो। तो 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। बाकी जो एक एडवर्ड सिंड्रोम है वो 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है, ऑप्शन में था। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, यह पुरुषों में होता है जब उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र XXY आ जाता है। ये सभी गुणसूत्रीय विकार हैं, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत मतदाता सूची में पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? दिसंबर 2025 में 6-7 महीने हो गए। राजस्थान है इसका उत्तर। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, राजस्थान पूर्ण रूप से मतदाता सूची को डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य बना भारत का। इसने लगभग 97% मतदाता मैपिंग हासिल की, जो उस समय भारत में सर्वाधिक थी। ठीक है, यह निर्वाचन आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पहल का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है ये सब करने का? निर्वाचन डेटा की सटीकता, पहुंच और पारदर्शिता में सुधार, डिजिटलीकरण से त्रुटियों में कमी और चुनाव प्रबंधन में सुगमता आदि है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए। दिसंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय संसद ने कौन सा नया कानून पारित किया था? एटॉमिक एनर्जी एक्ट, न्यूक्लियर सेफ्टी बिल, शांति बिल या AERB स्टैट्यूटरी एक्ट। छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय संसद ने दिसंबर 2025 में जो बिल पास किया था वो था शांति बिल। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो दिसंबर 2025 में भारतीय संसद ने यानी इंडियन पार्लियामेंट ने शांति बिल पारित किया ताकि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएं यदि हम देखें तो परमाणु संयंत्र संचालकों के लिए चरणबद्ध दायित्व सीमा, जिससे छोटे निवेशकों का वित्तीय जोखिम कम हो, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान करना जिससे परमाणु सुरक्षा और निगरानी ढांचा मजबूत हो। और क्या, यह कानून सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक वित्तीय रूप से आकर्षक बनाने का उद्देश्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय नौसेना ने किस देश की सहायता की थी? एलिमिनेट करें, मालदीव नहीं है, श्रीलंका है। तो ऑपरेशन सागर बंधु भारतीय नौसेना का एक मानवीय मिशन था। इसे चक्रवात डिटवाह के कारण श्रीलंका में हुए व्यापक नुकसान के बाद शुरू किया गया। कई नौसैनिक जहाज भेजे गए जिसमें INS घड़ियाल भी शामिल था।
लगभग 1000 मीट्रिक टन सहायता सामग्री भेजी गई, जिसमें भोजन, पानी और चिकित्सा सामग्री थी। ठीक है, ये सब करने से क्षेत्र में आपदा राहत यानी श्रीलंका में आपदा राहत और मानवीय सहायता में भारत की क्षमता प्रदर्शित हुई। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज़ आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, आप प्रिंट आउट करा कर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम बता दीजिए। ऑपरेशन फ्रीडम ईगल, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन साउदर्न वॉच, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में एक सैन्य कार्यवाही की, जिसका उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ना था। इस मिशन का आधिकारिक कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा गया था। इसमें हवाई हमले और विशेष बलों द्वारा कराकस में समन्वित प्रवेश शामिल था। ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा। देखिए, कार्यवाही के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को नार्को टेररिज्म सहित संघीय आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने पहले इसको उठाया, फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया इजराइल के साथ मिलकर। नंबर 66 पर आ जाइए। जून जुलाई 2026 में फीफा विश्व कप यानी फीफा वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? कौन करने वाला है फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी? USA, कनाडा, मैक्सिको, यानी नॉर्थ अमेरिका करने वाला है। देखिए, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 32 के बजाय 48 टीमों वाला पहला संस्करण होगा। यह पहला वर्ल्ड कप होगा जिसकी मेजबानी एक साथ 3 देश करेंगे। मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी नॉर्थ अमेरिका है ये। मैच इन तीनों देशों के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। यह फीफा टूर्नामेंट में भागीदारी और मेजबानी दोनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है साइंस का यानी बायोलॉजी का। आनुवांशिक रोगों के निदान के लिए एमनियोसेंटोसिस तकनीक का मुख्य आधार क्या है? क्या है एमनियोसेंटोसिस तकनीक का मुख्य आधार है? भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल की जांच करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल की जांच विधि क्या है, क्या प्रोसेस है? गर्भस्थ शिशु के चारों ओर मौजूद तरल में भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं, जिनके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का विश्लेषण करके डाउन सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया जैसे विकारों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है इसका। भारत में इस तकनीक का लिंग परीक्षण के लिए दुरुपयोग होने के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है। इसका उपयोग केवल चिकित्सा कारणों से ही मान्य है, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है ये बिजनेस। ठीक है, जन्म से पहले बच्चे के लिंग की जांच करना। कर ही लेते हैं डॉक्टर्स पैसे लेकर, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा होता है। 68 पर आ जाइए। मानव शरीर संरचना में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को संग्रहित करने और रक्त को शुद्ध करने का काम करता है? हार्ट लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। जहाँ ग्लाइकोजन आ जाए ना, लिवर मार देना वहाँ, यकृत। तो काम यकृत यानी लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है या करती है। ठीक है, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है या बदलती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। पित्तरस की बात करें तो पित्तरस यानी वाइल जूस का निर्माण करता है, जो वसा
के पाचन यानी इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। वसा के पाचन में कौन मदद करता है? बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। पोषक तत्वों के संदर्भ में कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? देखिए, जल में घुलने वाले विटामिन बी सी और वसा में घुलने वाले ए डी ई और के। तो जो जल में घुल गया तो वो तो शरीर में संग्रहित रह ही नहीं सकता, बाहर निकल जाएगा मूत्र से। तो यानी ए डी ई और के में से कोई एक होगा, तो डी है उसका उत्तर। कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल या वैज्ञानिक नाम। देखिए, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करता है और इसकी कार्यप्रणाली स्टेरॉयड हार्मोन के समान होती है। स्रोत की बात करें, यह त्वचा में पराबैंगनी यानी यूवी किरणों की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कमी, अगर विटामिन डी की शरीर में कमी हो गई तो बच्चों में हो जाएगा रिकेट्स और वयस्कों में हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया। इसलिए विटामिन डी लेते रहना। विटामिन डी मिलता है, जो इसका प्राकृतिक स्रोत है वो तो सूर्य का प्रकाश है, उसके अतिरिक्त अंडे की जर्दी, ठीक है, मांस इत्यादि में। 70वें नंबर का प्रश्न है, भारत का जो आदित्य L1 है, जो सूर्य मिशन है, उसके संदर्भ में L1 यानी लेग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। 1.5 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से, या 3.8 लाख किलोमीटर। 1.5 लाख कम है, 3.8 लाख भी कम है दूरी। पृथ्वी से दूरी है 15 लाख किलोमीटर L1 की, ठीक है, लेग्रेंज पॉइंट 1। तो स्थान L1 लेग्रेंज पॉइंट 1 बिंदु पृथ्वी और सूर्य के बीच वह स्थान है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी लाख में देखें तो 15 लाख किलोमीटर, तो 20 ही है। लाभ, यहाँ स्थित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के सूर्य का निरंतर अवलोकन कर सकता है, ठीक है। तो ये वह न्यूनतम दूरी है जहाँ जो यान है वो झुलसेगा नहीं, जलेगा नहीं, आदित्य L1। देखिए, उपकरण की बात करें तो इसमें 7 पेलोड लगे हैं जो सौर कोरोना, सौर हवाओं और चुंबकीय स्थानों का अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जोड़ी मिलान करनी है अपने को। महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं हैं और अध्ययन है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी हो गया हृदय का अध्ययन और जेरेंटोलॉजी हो गया वृद्धावस्था का अध्ययन। फाइको सवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी हो गया कवकों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो गया पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। देखिए, कवक यानी मशरूम और पेनिसिलिन कवक के उदाहरण हैं। इनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था, जेरेंटोलॉजी में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और वृद्धों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन है। कुछ दिक्कत आ रही है स्क्रीन में। और फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन है और पक्षियों का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी एक्स्ट्रा है। चलिए, 72वें नंबर का प्रश्न है। प्रदूषण के संदर्भ में PM 2.5 और PM 10 में PM का पूर्ण रूप बता दीजिए क्या है? PM स्टैंड फॉर पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, पर्टिकुलर मैटर ये वे सूक्ष्म कण हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। PM 2.5 का मतलब वे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें इनके, तो ये कण फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। मापन,
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है, जिनमें PM 2.5 और PM 10 प्रमुख हैं। नंबर 73, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सचेत, सूचना, स्कोर, सारथी। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए लॉन्च किया है स्कोर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, स्कोर यह सेबी का ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच है, जहां निवेशक कंपनियां या बिचौलियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। नियमन, सेबी का प्राथमिक कार्य शेयर बाजार में पारदर्शिता लाना और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग यह किसी कंपनी की अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके शेयर बाजार में अवैध लाभ कमाने की प्रक्रिया है। ठीक है। क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग? किसी कंपनी की अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके शेयर बाजार में अवैध लाभ कमाने की प्रक्रिया है। ट्रंप भी बहुत करता है ये। सेबी के सख्त नियमों और सर्विलांस प्रणालियों के कारण भारतीय पूंजी बाजार में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। 74वें नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म की पहचान करनी है, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां उपलब्धियां। तो ABCD कोई एक ही गलत होगा, 3 सही होंगे। आर्यभट्ट 1975 का भारत का प्रथम उपग्रह, सभी को पता होगा ये तो। चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, ये भी ठीक है। मंगलयान मॉम, भारत पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला प्रथम देश, ये भी करेक्ट है। तो गलती डी में होगी फिर। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 एक साथ 204 उपग्रह को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया इसने। 204 नहीं, 104, 100 बढ़ा दिए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा डी। तो PSLV C-37 ने 2017 में, फरवरी 2017 में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। वर्तमान में यह रिकॉर्ड स्पेस एक्स के पास है, जिसने 143 उपग्रह लॉन्च किए हैं। बाकी चंद्रयान 3, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। मंगलयान, भारत एशिया का पहला देश बना जो मंगल की कक्षा में पहुंचा। 75वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, 4 में से कोई एक गलत होगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टेंसले ने 1935 में किया था। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा 10% नियम लिंडनमैन द्वारा दिया गया था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% का नियम लिंडनमैन के द्वारा दिया गया था। और पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये गलत हो गया यहाँ पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन, यानी हमेशा सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। 10% का नियम की बात करें, प्रत्येक अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। ठीक है, शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। पिरामिड के प्रकार, संख्या और जैव भार के पिरामिड सीधे या उल्टे हो सकते हैं। जैसे तालाब में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, लेकिन ऊर्जा कभी भी उल्टा पिरामिड नहीं बनाती, सीधा बनेगा हमेशा। चलिए, भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को
$2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है 2023 तक। 27 लाकर गलत मत कर देना। देखिए, अप्रैल 2023 में घोषित नई विदेश व्यापार नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। यह नीति प्रोत्साहन के बजाय छूट और कर वापसी पर आधारित है। इसमें ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाइए। स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करेंगे। 3 कथन यहाँ पर। 1990 से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर 2013 के 40 से घटकर 2023 में 25 हो गई है। भारत में 1990 से लेकर 2023 के दौरान नवजात मृत्यु दर यानी न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट में गिरावट वैश्विक औसत से कम रही है। कम नहीं रही, अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने, इसमें बढ़िया रही है। ये गलत है, कम नहीं रही, अधिक रही है। तो पहला तो दूसरा दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर केवल पहला और दूसरा। देखिए, कथन 1 और 2 पूर्ण सत्य हैं, तीसरा वाला असत्य है। क्योंकि भारत में एनएमआर यानी न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट में 70% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट से 54 वैश्विक औसत गिरावट जो कितनी है 54% है, उससे कहीं अधिक बेहतर है। इसी तरह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें भी भारत की गिरावट 78% और वैश्विक स्तर की गिरावट कितनी है 61%। तो यहाँ भी भारत का प्रदर्शन अच्छा है। यह आंकड़े भारत के जमीनी स्तर के स्वास्थ्य मिशनों की सफलता को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आसपास भी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में, जो कहाँ किसी ज़माने में आज से 30-35 साल पहले 4-4 5-5 बच्चे जन्म लेते थे एक घर में, आज एक। ठीक है, एक पर ही फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। चलिए, 78वें नंबर का प्रश्न है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में विचार करेंगे। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है और भारत ने पहली बार शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त करते हुए 99वीं रैंक हासिल किया। कौन सा सही है? SDR सतत विकास रिपोर्ट 2025 UNEP क्या करेगी इसमें? ये तो SDSN के द्वारा जारी की गई है। पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। पहली बार 99वीं रैंक हासिल की है भारत ने। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास रिपोर्ट जो है SDR संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी की जाती है, ना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारत की उपलब्धि की बात करें तो वर्ष 2025 में 25 की 10वीं रिपोर्ट में भारत 67 स्कोर के साथ 99वें स्थान पर रहा। ऐतिहासिक सुधार, यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत 2024 में 109वें स्थान पर, 2023 में 112वें स्थान पर था। बताओ, 99वें स्थान पर सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पैमाना, यह सूचकांक 0 to 100 के पैमाने पर लक्ष्यों की प्रगति को मापता है। 79 नंबर का प्रश्न है। ई गवर्नेंस में स्मार्ट गवर्नेंस का अर्थ है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, और इसके अलावा क्या? टेक ड्रिवन या ट्रांसपेरेंट या टाइमली या ट्रथवर्दी? क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। देखिए, ई गवर्नेंस में स्मार्ट का अर्थ है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि सरकारी डेटा और
प्रक्रियाएं नागरिकों के लिए सुलभ हों। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और पोर्टल लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होते हैं। यह सुशासन, नागरिक विश्वास और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करता है। चलिए 80वें नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विशेष पिछड़ी जातियों यानी पार्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को अधिसूचित करने की शक्ति रखता है? देखिए 338 का ये लगाकर गलत मत कर देना इसको। यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रपति उन जनजातियों को भी विशेष पिछड़ी जाति का दर्जा दे सकता है। ठीक है, जो उसकी नीड रखती हैं, आवश्यकता रखती हैं। यह है अनुच्छेद 342, डी है इसका उत्तर। और 338 के ए में क्या है? 338 के ए में ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका प्रावधान है, संवैधानिक दर्जा मिला है इसको। तो अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपाल से के परामर्श से किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश की पीबीटीसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियां बुक्सा और राजी को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ठीक है, चूंकि यूपी का एग्जाम है तो उस उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन में देखेंगे, एमपी का होता तो उसमें देखते कौन कौन सी पीबीटीजी हैं। अनुच्छेद 338 का ए ऊपर ऑप्शन में दे रखा है, उसमें क्या है? यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब के गठन का प्रावधान करता है। तो 20 बड़े ही इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न। इसके आगे जो टेस्ट आएगा वो 80 to 100 हो जाएंगे। इन 100 क्वेश्चन का PDF आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।